इलेक्शंस हो जाएंगे, क्या इससे मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? तो दिस हैज सेंट अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारी अंडर वैल्यूड है स्टॉक एक्सचेंज। इलेक्शंस का आउटकम क्या होगा? मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट बना ले और नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। जीसीसी कंट्री से सपोर्ट आ सकती है, सर्जरी का कोई इम्कान नहीं है। इसहाक डार को दोबारा वजीर खजाना बनाएं, कि कितनी इम्पोर्टेंट ये अपॉइंटमेंट होती है। डार साहब का जो है ना वो डिलेमा ये है कि वो प्रोफेशनल भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स। मियां नवाज इज अ पॉलिटिशियन, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है एंड डार साहब इज आंसरेबल टू हिम। पीटीआई के वर्कर्स इतने ज्यादा निकले, इतने वोट डाल दें कि वो जैसे बुर्ज उलट जाए। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाजमी है, अंदरूनी भी बैरूनी भी दोनों। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसका पोटेंशियल है, ये 200 मील पे चलने वाली गाड़ी है, 200 माइल्स एन आवर पे, और ये चल रही है 40 पे। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं तो मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से एक कागज साइन कराऊंगा। पाकिस्तान का बजट जो है वो रीराइट करने की जरूरत है, रीड्रॉइंग पाकिस्तान बजट। इमरान खान ने निकलना तो है जेल से, और कितनी देर उसको बंद रखेगी एस्टेब्लिशमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके सामने हाजिर हैं। और आज भी हम पाकिस्तान की जो पॉलिसी के खसूसन मईशत के जो सिचुएशन है, जो मसाइल हैं, जो मुमकिन हल हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, प्रेसिडेंट ने वो डेट दी, और अब इलेक्शंस की तैयारी होगी, गहमा गहमी होगी, मुल्क में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी होंगी। लेकिन जो एक चीज़ देखने में आई जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान हुआ। अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बिल्कुल हर चीज की तो वो इंडिकेट नहीं करती हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को, लेकिन एक अहम इंडिकेटर जरूर है कि क्या मार्केट्स जो हैं या माशी दीगर वेरिएबल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस है या स्टेबिलिटी वो देख रहे हैं। तो वो उससे हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, क्या इससे मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये भी हम बात करेंगे। तो हारून साहब स्टार्ट करते हैं ये इलेक्शंस की डेट से, और जो स्टॉक मार्केट का रिस्पॉन्स रहा है उसको जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए वो आप एक्सप्लेन कीजिए और अनपैक कीजिए, जैसे कहा जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। इलेक्शन की अनाउंसमेंट तो आप कह दें चेरी ऑन द केक थी। ये तो देयर आर सेवरल अदर रीजंस। पिछले काफी हफ्तों से स्टॉक मार्केट ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही थी, एंड उसकी मैं आपको 3-4 मेन वजूहत बता देता हूँ। कि पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रोसली अंडर वैल्यूड है। ठीक, तो यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है, और मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो रैली हुई है इसके बाद एस्टिमेटेड 27 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है, जबकि एक्चुअली 100 बिलियन होनी चाहिए। सो इट्स गॉट अभी ये 3 टाइम हो सकती है। और फिर एक इंडेक्स होता है पी रेशियोज वगैरह, उसको सो इस वक्त वो 4p के ऊपर वैल्यूड है, जबकि इसको 9-10 पी जो है वो होना चाहिए। तो ये बिकॉज पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है पिछले 2 साल से, और बिकॉज ये इंस्टेबिलिटी, और फिर ये जो हमारी करेंसी है, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, ये जितनी भी इकोनॉमिक इश्यूज थी, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो काफी सबड्यूड रही है, प्रेशर में रही है। तो एक तो ये बात है कि अभी भी ये स्टॉक मार्केट, अगर आप रीजनल स्टॉक मार्केट्स के साथ और जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी पी रेशियोज के साथ कंपेयर करें, तो अभी भी हमारी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो अंडर वैल्यूड है। अभी भी बहुत इसमें इंक्रीज का पोटेंशियल है। सो पहली तो ये बात है। दूसरा जो इशू है कि वो आपकी ये जो रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो स्मगलिंग वगैरह जो है इसके ऊपर हाथ डालना है, और फिर ये एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर कुछ चेंजेस की हैं, फिर ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड, फिर ईरान ऑयल, ये सारी जो स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, अप्रिसिएशन हुई है पाकिस्तान रुपये की, और एक्सचेंज रेट में समवॉट
स्टेबिलिटी आई है, वो काइंड ऑफ मार्केट बेस्ड बना है, तो दिस हैज सेंट अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छा, इसकी वजह से आपको याद होगा कि 3 महीने पहले इन्फ्लेशन 37% पे पहुंच गई थी, और जो अभी नए फिगर्स आए हैं कुछ दिन पहले तो 26% पे आ गई है। सो देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए। और उसको वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है 19% तक जाएगी, जिसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं हमारे, वो जो कि 22% पे स्टक हैं काफी देर से, उसकी भी एक उम्मीद हो गई है कि वो इंटरेस्ट रेट्स भी इंशाल्लाह अगले महीनों के अंदर नीचे आएंगे। तो ये भी एक वजह बनी। ये पिछले चंद हफ्तों से ये सारा कुछ चला था। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई हैं हमारी, जो कॉटन की जो अराइवल्स हो रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं, एंड इंशाल्लाह हम पिछले साल के मुकाबले में होपफुली डबल जो है नंबर्स होंगे, उसके अभी आ रहे हैं। सो विल नो वंस कंप्लीट नंबर्स आर कमिंग। राइस की बड़ी अच्छी क्रॉप हुई है हमारी, सो एग्रीकल्चर साइड पे भी बड़ी अच्छी है। एंड फाइनली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर भी जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो रुक गया है, अब हल्का सा वो अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। सो मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर भी अच्छी न्यूज है। तो ये सारी जो थी ये चल रही थी पिछले हफ्ते से। ऊपर से इलेक्शन की जब डेट अनाउंस हुई है तो एज आई सेड इट वाज अ चेरी ऑन द केक, जिसकी वजह से फिर एक वो 500-550 पॉइंट्स का फर्दर इंक्रीज आया, एंड इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ 53,000 क्रॉस करके, बेस्ट एवर। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो पहली बात की है ना, मैं जरा आपने काफी सारी बातें आपने कह दी हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको भी एनालाइज करें। पहले तो आपने ये कहा कि हमारी अंडर वैल्यूड है स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर दें कि यानी कि उसका जो असल में उसकी जो कीमत या उसकी जो वैल्यू है वो उसको सप्रेस किया हुआ है, क्या वजह है, क्यों है अंडर वैल्यूड हारून साहब? एज आई सेड के पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो इशू जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में लोगों का ट्रेंड अभी उस हिसाब से बना नहीं है कि स्टॉक्स के अंदर जाके इन्वेस्ट करें। तो वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है वो रियल एस्टेट रहा है, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो लोग जो है दे फाइंड कंफर्ट इन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स वगैरह करने के अंदर। तो अगर आप रीजनल से भी, आप इंडिया से कंपेयर करें, आप इवन बांग्लादेश से कंपेयर करें, तो वहां पे कंपैरेटिवली जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो उधर मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है वहां पे बहुत ज्यादा एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। सो एक हमारा ये ट्रेंड नहीं है। सो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बेसिकली लोगों का उनका स्पेक्ट्रम नहीं है, वो समझते नहीं है लोग कि ये भी एक बड़ा क्रेडिबल, दुनिया के अंदर एक क्रेडिबल तरीका है इन्वेस्ट करने का। और स्पेशली वो लोग जो कि बहुत से लोग यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते, उनके लिए ये बड़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट प्राइमरीली देखें, जब आपके पास रियल एस्टेट एक ऐसा वो सेक्टर है जहां पे आप पार्क कर दें अपनी जो भी डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, और आपको कोई नहीं पूछेगा, ना कोई टैक्स लगेगा, और सो इन यूर कंफर्टेबल, और रिस्क भी जो है वो प्रीटी मच क्योंकि वो एक सॉलिड चीज है, एक एसेट है। तो और जबकि स्टॉक जो है वो आपके हाथ में नहीं आता, जमीन जो है उसकी तो बाउंड्री लगा के आप उसको उठा के नहीं ले जाएगा। सो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग। आई थिंक हमारी SECP को, हमारी स्टॉक एक्सचेंज को, हमारे मीडिया को इसके ऊपर लोगों को समझाना चाहिए, उनको आगाही देनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बने इस तरफ। सो ये एक मेन वजह है। जी बिल्कुल, ये मैं चाह रहा था कि जरा थोड़ा सा ये इलेबोरेट भी हो जाए, क्योंकि लोग इसमें आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कही कि ये इन्फ्लेशन का रेट भी आहिस्ता, वैसे ऑफिशियल रेट भी कम हुआ है इन्फ्लेशन का, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होते तो यकीनन वो तो फिर सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक शायद बेहतर न्यूज होगी आने वाले महीनों में। तो आप ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस के बाद अगर स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ जाती, पहले तो ये बताइए कि क्या स्टेबिलिटी आने का इम्कान है इलेक्शंस के बाद?
मुश्किल सवाल है, मुझे पता है। Well, लेकिन आई थिंक मैं सोच रहा था रजा इसके बारे में, इलेक्शंस का आउटकम क्या होगा। गुड थिंग इज इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है पत्थर पे लकीर है, तो अब होपफुली पत्थर पे लकीर ही होगी और हो जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा था इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो गिवन द सर्कमस्टेंसेस, इसका एक आउटकम तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि अगर एक गवर्नमेंट बनती है जो कि जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट बना ले और नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और एक ऑप्शन ये हो सकती है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है, आई वाज थिंकिंग कि आपको याद है 2002 के इलेक्शंस हुए थे और उसके अंदर एक काफ लीग बन गई थी और एक पेट्रियट्स बन गए थे, और वो उन्हीं जमातों में से वो निकाल के तो एक डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट बना दी गई थी, जो कि फिर 5 साल चली और उसने अकॉर्डिंग टू देम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सो ये दूसरी ऑप्शन हो सकती है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप फ्री एंड फेयर 100% इलेक्शन करा दें तो कोई और आउटकम आ जाए, वो पीटीआई की कोई गवर्नमेंट बन जाए, दैट उसका तो चांस मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो अब अगर आप इन पहली दो ऑप्शंस को एनालाइज करें, तो अगर नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए उनको जीसीसी कंट्रीज के से वेरी लाइकली कि वो वहां से कुछ उनको सपोर्ट मिल जाएगी। और वो अब मैं रजा डॉलर्स जो है वो ढेर सारे डॉलर कहने में जरा मुझे डर लगता है, क्योंकि फिर ट्रोलिंग पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग। तो अच्छा, तो सो जीसीसी कंट्री से सपोर्ट आ सकती है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं समझता हूं कि चाइना के साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीपेक जहां पे उसका स्टॉप हो गया था, उसकी प्रोग्रेस वो वहां से दोबारा शुरू हो सकती है, और मूविंग द लो स्केल लेबर इंटेंसिव चाइनीज इंडस्ट्री टू पाकिस्तान वो शुरू हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो एसईजीज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए थे और भी बनेंगे, उनको आबाद किया जा सकता है और वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, जिससे बिजली जो एक्सेस हमारी है वो भी यूज होगी, कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो ऑन एवरेज कम होंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। सो प्रीटी मच मैं समझता हूँ ये हो सकता है। लेकिन वो जो सर्जरी जो कि पाकिस्तान को चाहिए है, वो मैं नहीं समझता होगी। और जो दूसरी ऑप्शन जो है, जिसमें एक वो 2002 टाइप कोई गवर्नमेंट बन जाए और कोई बीच में से कोई टेक्नोक्रेट आके या कोई एक पुराने सियासतदान आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए एंड ऑल दैट, तो उसमें भी प्रीटी मच मोर ऑफ द सेम ही चलेगा। अगेन सर्जरी का कोई इम्कान नहीं है। सर्जरी का जी बिल्कुल, वो तो खैर दूर दूर तक अनफॉर्चुनेटली मसला भी यही है। बहुत सारे इश्यूज जिनके ऊपर हम बात भी करते रहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि उसके लिए मे बी जो एनवायरनमेंट या कंडीशंस चाहिए शायद वो नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अगर ब्रीदिंग स्पेस भी जो पाकिस्तान डिफॉल्ट के ब्रिंक पर आया रहा है, देखिए ना 2-2.5 साल से तो एक जिसे कहते हैं ना पेशेंट सख्त क्रिटिकल आईसीयू में था पेशेंट। अब पेशेंट आईसीयू से निकल कर थोड़ा वो चलिए मतलब स्मॉल मर्सीज के वो बिस्तर पर कोई थोड़े बहुत रिकवरी के साइंस दे रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि अभी मैं लोग ये सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी साग डार को दोबारा वजीर खजाना ना बनाएं। पहले भी अच्छा 2 कैंप्स आपको पता है, एक वो जो समझते हैं साग डार की पॉलिसीज ठीक है, दूसरा बड़े वो वोसिफरसली कुछ उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, कुछ और कमेंटेटर्स भी हैं। लेकिन कितना फर्क पड़ता है फाइनेंस मिनिस्टर से की सिलेक्शन से? मेरा जाती तो ये ख्याल है कि पॉलिसी ज्यादा मैटर करती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब परहैप्स सेकेंडरी होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट होती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता हूँ। डार साहब का जो है ना वो डिलेमा ये है कि वो प्रोफेशनल भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो अब आप अगर एक प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट बंदे को आप इस पोजीशन में ले आते हैं जहां पे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर इज अ वेरी वेरी आजकल की दुनिया में इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब।
अब एक टेक्नोक्रेट जो कि समझता है उस जॉब को, उसको अगर साथ पॉलिटिक्स भी करनी पड़े तो वो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। फॉर इंस्टेंस मिफ्ता इस्माइल जो है, उसको उस तरह की सियासत नहीं करनी पड़ती। अब उसने जब मिफ्ता ने वो ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था और वो ट्वीट के ऊपर उसको वापस लेना पड़ा, तो उसने तो सारा इल्जाम जो था शिफ्ट कर दिया ना। उसने कहा जी मैंने तो सही किया था, वो आगे पॉलिटिकल डिसीजन है, मेरा क्या कसूर। तो अब हाँ वो, लेकिन डार साहब इस तरह नहीं कर सकते। तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे जो भाई हैं इकोनॉमिस्ट भाई, वो उनको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि भाई साथ पॉलिटिक्स भी तो साथ मिलाए ना। फिर उनके पुट योरसेल्फ इन हिज शूज, ही हैज टू बैलेंस टू रोल्स। और आई मीन, ही इज नॉट, एट द एंड ऑफ द डे, ही इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स। मियां नवाज शरीफ इज कॉलिंग द शॉट्स एंड ही हैज टू, उनकी, मियां नवाज शरीफ इज अ पॉलिटिशियन, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, एंड डार साहब इज आंसरेबल टू हिम। या ये आपने बहुत अहम बात कही है कि मतलब ये कि पॉलिटिकल जो उसकी साइड होती है, लोग ये भूल जाते हैं कि भाई आखिर उन्होंने अपनी एक कंस्टिट्यूएंसीज में जाना होता है, इलेक्शन लड़ना होता है, जीतना होता है, हारना होता है, जो भी, तो वो अहम चीज हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, एक व्यू है हारून साहब, और आप चूंकि जानते भी हैं सारी बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में, यू आर पार्ट ऑफ देम एंड यू सेट अप, अपने फोरम्स भी बनाए हुए हैं, चलाते रहते हैं। ये कितना हद तक एक तासुर है, एक इंप्रेशन है कि जी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिलअमूम नवाज शरीफ के साथ देती है। मैं ये इस तरह का आपने आपने भी सुना होगा ये जो है तबसरों में, अखबारों में। अच्छा, और चूंकि चूंकि नवाज शरीफ खुद भी बिजनेस फैमिली से रहे हैं, बिजनेसमैन, उनके बेटे भी हैं, उनके उनके भतीजे भी बिजनेस करते हैं, सारी खानदान ही बिजनेस में रहा है। ये किस हद तक तासुर दुरुस्त है कि जब वो आते हैं पावर में, तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो थोड़ा साथ देती है, और अगर वो देती है तो किस तरह से साथ, क्या उनके पास टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस तरह की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का, या ये एक सिर्फ इम्प्रेशन ही है? नहीं, आई थिंक अगेन, मेरा इंडिपेंडेंट व्यू ये है कि इट्स एन इम्प्रेशन, इट्स मोर ऑफ अ जिसको हम कहते हैं कि परसेप्शन है। उसकी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खुद एक बिजनेस ग्रुप से हैं, राइट। तो इसलिए एक अमूमी तौर पे ये बन गया है कि क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी से हैं इसलिए बिजनेसमैन इनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर बिजनेस कम्युनिटी को आप 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो जो हमारे ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं, वो तो तकरीबन हर गवर्नमेंट आती है, चाहे वो फौजी गवर्नमेंट हो या नून की हो या पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो, वो आते साथ ही ट्रेडर्स पे टैक्स लगाते हैं, तो सारे सड़कों पे आ जाते हैं, और जब वो वापस लेते हैं तो सब कहते हैं वाह वाह। तो ये तो हर गवर्नमेंट के साथ होता है। अच्छा, तो कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकी उनके ऊपर अभी तक। अच्छा, एक दूसरे हैं हमारे जो बिजनेसमैन हमारे, और वो तो देखिए, उन्होंने बिजनेस करना होता है, वो तो किसी के साथ नहीं है, वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ बिगाड़ के नहीं रखेंगे। तो ये कहना कि जी वो एक गवर्नमेंट से खुश हैं, दूसरे से ना खुश हैं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक। और तीसरे वो हैं जो हमारे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वगैरह, उसके वो फोकस करते हैं पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा। वो अपनी रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स उनकी आती हैं या डिफरेंट इंटरवल्स पे आती हैं, वो दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दोज पॉलिसीज जो कि उनके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, और उसको गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली भी लेती है, एंड दैट्स व्हाई उनके सारे काम हो जाते हैं। बाकी बिजनेसमैन वगैरह जो हैं वो बेचारे बैठ के देखते रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। जी हाँ, सारी बातें, उनकी पावर और इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि ये चूंकि इंप्रेशन, जैसे आपने कहा ना, परसेप्शन है, तो ये काफी रही है। लेकिन अभी हमने देखा था पिछले, आपने जो एक बात अहम कही है वो ये है कि भाई बिजनेसमैन ने अपना कारोबार चलाना है, कोई भी गवर्नमेंट होगी, दे हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट, फौजी हो, सिविलियन हो, नीम सिविलियन हो, नीम फौजी हो, वगैरह वगैरह। तो ये लेकिन किस हद तक आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, अगर वो आते हैं, ऑफ कोर्स बड़े स्टेप्स अभी बाकी हैं, वेदर वो क्वालिफाइड भी करते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, और वाकई ही पीएलएन को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वो खुद से यहाँ की कोalition गवर्नमेंट बना ले,
या हो सकता है कि एक सरप्राइज में 1970 की तरह पीटीआई के वर्कर्स इतने ज्यादा निकलें, इतने वोट डाल दें कि वो जैसे कि बुर्ज उलट जाए। वी डोंट नो, ये सब अननोन्स है इस वक्त। लेकिन एक जो पाकिस्तान में हवा चल जाती है तो फिर वो पता लग जाता है कि जी अच्छा ये सारे जो इशारे हैं वो इधर पीएमएलएन और नवाज शरीफ और या उनके भाई की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि अगर वो हाइपोथेटिकली अगर वो आ जाते हैं पावर में, फरवरी के बाद उनकी पार्टी बना लेती है कोलिशन, तो आपके नजदीक ऑफ कोर्स आपने ये बहुत सारी, हमने इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन भी की हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमीडिएट क्या 2-3 इक़दामात क्या ऐसे करने चाहिए उस गवर्नमेंट को, इन द सेंस कि जिससे कि जो कि मैं समझता हूँ कि एट द हार्ट ऑफ द मैटर्स इज द फैक्ट कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लाजमी है, अंदरूनी भी बैरूनी भी दोनों। वो होगी सरमायाकारी तो नौकरियां बनेंगी, नौकरियां बनेंगी तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी तो खुशहाली थोड़ी बहुत आएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, जो भी और इंडिकेटर्स होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसे, अगर फर्ज करें आपको हम कहें कि हारून साहब आप एक एक्सपेरिमेंटल 90 दिन के लिए आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए नवाज शरीफ के साथ, तो क्या ऐसी 3-4 चीजें पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में वो उसको फॉर्मुलेट करके तो अनाउंस करें जिससे कि मुल्क में थोड़ी सी तरक्की का एक सिलसिला खुले आगे? मुश्किल है, आई नो। देखें, नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो बड़ा आसान जवाब है इसका। देखें, अगर आपकी इकोनॉमी ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान, अभी हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, मैं समझाने की कोशिश हमेशा करता हूं कि इसका पोटेंशियल है, ये 200 मील पे चलने वाली गाड़ी है, 200 माइल्स एन आवर पे, और ये चल रही है 40 पे। अब मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूं। तो अगर मुझे एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, आपने सवाल किया कि मुझे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, ऑल्दो यू नो नथिंग टू डू विद डार साहब, मेरे ख्याल से उन्हीं को वो बनाएंगे, लेकिन तो मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से एक कागज साइन कराऊंगा। उस कागज के ऊपर 5 चीजें लिखी होंगी। अच्छा, बाय द वे, ये हमारा प्रोग्राम रिहर्स नहीं है, तो आपने मुझसे ये डायरेक्ट सवाल किया, ये डायरेक्ट जवाब आ रहा है। तो वो उस पे 5 चीजें लिखी होंगी। वो 5 चीजें इसलिए लिखी होंगी कि ये 5 चीजें होंगी तो वो जो गाड़ी 40 पे चल रही है वो 80, 100, 120 और हो सकता है 200 पे चली जाए, लेकिन ये 5 चीजें होना जरूरी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, जिसको देख के एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेगा, और उसको देख के फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे। वो 5 चीजें क्या है? नंबर 1, सिविल सर्विस रिफॉर्म, मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म, जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम करना है। नंबर 2, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, और पॉपुलेशन कंट्रोल अगर आपने कर ली तो 2-2.5% जो है आपकी ग्रोथ वैसे ही आपके हाथ में आ जाती है। तो होना नंबर 1 चाहिए पॉपुलेशन को, लेकिन नंबर 1 इसलिए नहीं है क्योंकि सिविल सर्विस जब तक ठीक नहीं होगी तो वो पॉपुलेशन भी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल। नंबर 3, मीनिंगफुल जुडिशियल रिफॉर्म्स। हमारी जुडिशरी जो है वो, हम अपने जजेस, रिस्पेक्टेबल जजेस, इतने जबरदस्त दुनिया के क्वालिफाइड जजेस हमारे जो हैं, हम उनको कह रहे हैं जी आप जजमेंट्स भी दें, आप जुडिशियल वर्क भी करें, और साथ आप कोर्ट्स भी चलाएं, आप यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करें, और उधर उनको कोई सपोर्ट नहीं देते हम। तो उनको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि वो इस तरफ फोकस कर सके अपना 100%। नंबर 4, पाकिस्तान का बजट जो है वो रीराइट करने की जरूरत है, रीड्रॉइंग पाकिस्तान बजट। इसके ऊपर हम 2 बड़े तफसीली प्रोग्राम कर चुके हैं। एंड फाइनली रजा, किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर, और अगर आपने इकोनॉमी को एफिशिएंटली चलाना है, वो मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकती। ये 5 चीजें होंगी तो फिर सर्जरी, इसको मैं सर्जरी कहता हूं, और इसके लिए पैसे भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो विल चाहिए जी, सारा कुछ मौजूद है। और तो इन शॉर्ट जो आप बात कह रहे हैं, अगर मैं उसका खुलासा करूं, वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है, निज़ाम हुक्मरानी, अंदाज़े हुक्मरानी, उसको ठीक करें, जिसमें कि अदलिया भी आती है, लोकल गवर्नमेंट्स भी आती हैं, जिसमें कि की पॉलिसी सिविल सर्विस रिफॉर्म भी आता है।
वो करें तो फिर ये मईशत जो है ये 40 की बजाय 80 या 120 या 150 जी। और 200 पे और दौड़ेगी। रजा, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो मैं उनको कहूंगा, जी आप मुझसे कह रहे हैं कि 6% पे इकोनॉमी ग्रो करो, मैं तो नहीं कर सकता, पहले मुझे ये चीजें करके दें, और पहले मेरे सामने आप ये इस्टेब्लिशमेंट का मिनिस्टर बिठाएं ताकि मैं उससे बताऊं सिविल सर्विस रिफॉर्म कैसे करने, जैसे नाम नहीं चेंज करना। मेरे सामने पॉपुलेशन का मिनिस्टर बिठाएं, मेरे सामने ये लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर बिठाएं, मेरे सामने ये बजट की टीम तो खैर फाइनेंस मिनिस्टर की होगी, और ये लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बिठाएं, इनको बिठाएं, इनको मैं टास्क दूंगा, ये करेंगे। उसके बाद मुझसे आपका आज 6% नहीं मांगे, मुझसे 12% की ग्रोथ मांगे, मैं आपको 12% की ग्रोथ दूंगा। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये तो जनाब एक सिनेरियो जो कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है कि इलेक्शन हो गए और उसके रिजल्ट्स भी कबूल हो गए, थोड़ी बहुत इस्तेहकाम आ गया। एक दूसरा सिनेरियो भी है हारून साहब, और जो कि हमने देखा है पहले भी माजी में, वो ये है कि ये जिस तरह से अभी एक हवा या एक एनवायरनमेंट बनी हुई है कि जहां पर बहुत सी पार्टीज कह रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मसलन पीटीआई का ये कंप्लेंट है, इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, उसके लीडर्स को बंद किया हुआ है, उसके वर्कर्स कई सैकड़ों या हजारों, जो भी नंबर्स भी दस्तयाब नहीं है ना, देखें इतना बड़ा जुल्म है। कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 4,000, कोई 8,000। अच्छा, बहरहाल जो भी है, एक फजा है कि पीटीआई को नहीं आने देना। अच्छा, और पीपीपी भी अब शोर मचा रही है, वो कह रहे हैं जी हमें भी, ये तो सारी फेवर नून लीग को जा रही है। अच्छा, इसमें अगर इलेक्शन हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स जो है वो कंटेस्टेड ही रहेंगे, कंट्रोवर्शियल ही रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे रही है 2017-16 से अभी तक चल रही है, और यही चलती रहती है, तो ये तो फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिकवरी मुमकिन नहीं होंगे। डू यू एग्री? आई एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि देखें ना, अगर एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, थ्योरेटिकली हम कहते हैं जी कि 100 वोटर है, उसमें से 50 जो है वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और 25 वोटर जो है पीटीआई का है, 20 वोटर जो है नून का है, और 5 वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी वगैरह का है, राइट। अब आप जब 25 वोटर जो हैं उनको आप एलियनेट कर देंगे, तो सबसे पहले तो ये होगा कि केपी में क्या होगा, दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। क्योंकि केपी में तो आई थिंक वो सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और उनका रिएक्शन भी बड़ा डिफरेंट होता है। सो केपी के अंदर तो आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलफर्ज कर भी लेते हैं मैनेज, तो ये एक बड़ी साइजेबल जो है मेजॉरिटी या मिनॉरिटी कह लें आप वोटर्स की, वो नंबर ऑफ वोटर्स वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो जाएंगे, और मतलब उनको इन अदर वर्ड्स ये कहा जाएगा जी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड, अब आप 5 साल चुप करके बैठ जाएं। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि साल डेढ़ के बाद हर तरह की वो कंस्पिरेसीज शुरू हो जाती जी हैं, जी, और पीपल गेट धरने, जलसे, जी हाँ जी, और इतना वो पेशेंस नहीं है, ना लोगों में है और ना ही लीडर्स के अंदर है। एंड अगर कोई क्विक इकोनॉमिक रिकवरी ना हुई, लोगों को कुछ ना दिखा, तो ये तो फिर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। सो मैं आपसे एग्री करता हूँ, इट्स अ वेरी टफ कुकी, ये बड़ा सोच देखिए ना, समझ के करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ हारून भाई कि 2013 का इलेक्शन मैंने तो खुद कवर किया था उसको फुली, पहली बार, क्योंकि मैं उसके उसी वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो तजुर्बा था। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई वो बाय एंड लार्ज एक ओके इलेक्शन था, एक्सेप्ट के पीपीपी, एएनपी और एमक्यूएम के हमले हो रहे थे, तालिबान वगैरह के, टीटीपी के। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इंस्टेबिलिटी रही। वो 4 सीटों से मामला स्टार्ट हुआ, 2014 में धरना हो गया, धरना खत्म हुआ वो। अच्छा, वो सिलसिला चलता चलता आपने देखा कि क्या हो गया 16 में। अब यहाँ पे इमरान खान ने निकलना तो है जेल से, देखें ये तो नहीं हो सकता कि सदा वो पॉपुलर लीडर है, और कितनी देर उसको बंद रखेगी इस्टेब्लिशमेंट या कोर्ट्स, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। मैं ही समझता हूँ कि बिल्कुल उसको किसी ना किसी पॉइंट पे, मे बी नॉट इमीडिएटली, बट इन लेट्स से 6 months, a year, he will be out and he will back in politics. तो उस वक्त अगर ये इंस्टेबिलिटी स्टार्ट होती तो फिर तो ये बड़ा एक
असल तो मैं आपको बताऊं ना, आपने सर्जरी का जिक्र किया ना, मैं उसमें ये इजाफा करूं कि उस सर्जरी, उस स्ट्रक्चरल सर्जरी में का एक हिस्सा ये भी है कि इनकी जो अप्रोच है ना सियासतदानों की, इसकी भी सर्जरी हो। एब्सोल्युटली, इस बिल्कुल पर सही लिमिट आपने। लगाएं, ठीक है ना, कि आपने 10 साल में एक धरने से ज्यादा नहीं करना। मैं आपको ये बताऊं, नहीं तो ये बार बार जो है होता है मसला। देखिए, द प्रॉब्लम इज हु विल बेल द कैट, एंड दैट्स व्हाई मैंने 2 प्रोग्राम्स पहले शायद हमारी जब हुई थी, तो मैंने कहा था, मैं समझता हूँ, देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के रह चुके हैं, वो मुल्क के जो इश्यूज हैं उनके बैक ऑफ द हैंड है, उनको हर चीज का पता है, जबानी पता है हर चीज का। जो लोग उनको जानते हैं, दे नो इस बात को। एंड उनके ताल्लुकात भी हैं, ही नोज के किस तरह से डील करना है और गवर्नमेंट कैसे चलानी है, वगैरह वगैरह। अब आप वो देखिए, 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने में उनको क्या वो ख्वाहिश है, या तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इतने कीन है इस वजह से कि जी मैं 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ही इज बीन देयर 3 times, ही इज बीन देयर, डन दैट। तो मेरे ख्याल से द रीजन व्हाई ही वुड वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम इज बिकॉज ऑफ लेगेसी। जी उसी हिस्ट्री बुक्स में आज से 100 साल बाद जब किताबें पढ़ेंगे बच्चे आके, तो उसमें ये लिखा होगा जी कि वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों दफा निकाल दिया गया। सो मैं समझता हूं कि वो लेगेसी को ठीक करने के लिए नवाज शरीफ साहब 4थी दफा बनना शुरू करेंगे, और शायद कुछ महीनों के बाद वो अलग हो जाएं और किसी और को दे दें, एंड खुद शायद प्रेसिडेंट बन जाएं, व्हाटएवर। लेकिन मेरा पॉइंट लास्ट टाइम भी ये था कि वो अब उनको एक स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए। मैं समझता हूँ वो इनिशिएट कर सकते हैं एक पॉलिटिकल डायलॉग। मैं समझता हूँ कि दिस जो क्वेश्चन है, हु विल बेल द कैट, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन द पॉलिटिशियंस। और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसी तर्ज के ऊपर कुछ दोबारा से करने की जरूरत है, रेकंसिलिएशन, क्योंकि और कोई नहीं करा सकता, ये इनको खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, खुद करना पड़ेगा। ये देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, अदलिया की तरफ, कोई इधर उधर, खुद करे ना, बिल्कुल इनको करना चाहिए। मैं तो आई फुली एग्री विद यू, और नवाज शरीफ हैज टू प्ले दिस रोल। अगर वाकई में वो, ही इज अ सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, मतलब 1981 से उसका करियर पावर पॉलिटिक्स में स्टार्ट हुआ है, तो उस लिहाज से तो ही इज द, उसका सीवी, नोबडी मैचेस दैट सीवी, तो ही शुड टेक दैट इनिशिएटिव, इमरान अभी खान से। वो मैंने सुना था कहीं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वो शायद हमारे प्रोग्राम को उन्होंने देखा, वो कह रहे हैं कि सबके साथ रेकंसिलिएशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं जो कि मुल्क को बर्बाद कर दें। अब देखिए ना, ये एंगल के जी ये फलाना ऐसा बंदा है जो कि मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, ये मेरा लेंस है। ये आप उसके लेंस से भी तो देखें ना। अगर वोटर्स की एक साइजेबल तादाद उस पॉइंट ऑफ व्यू को मानती है, तो उसको आप उसके ऊपर आप कांटा नहीं फेर सकते। सो ये लिव एंड लेट लिव, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड टू अग्री, यू हैव टू अग्री टू डिसएग्री। ये तरीकाकार यही है। और साथ बैठे, सबसे पहले वो लिस्ट बनाएं जिसके ऊपर आप अग्री करते हैं, और वो जो 20 पॉइंट्स है उनमें से 18 पे आप अग्री करेंगे, 2 पे आप बहुत ज्यादा डिसएग्री करेंगे, तो उनको बिल्कुल एंड के ऊपर रख दें। पहले 18 पे जो अग्री करते हैं उनको सॉल्व करें, फिर एंड पे जाके 2 पे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ये बातें हमने दोनों सिनेरियोज डिस्कस कर ली हैं। देयर इज एन ऑप्टिमिस्टिक वन, देयर इज अ लेस ऑप्टिमिस्टिक वन। बहरहाल हमारी यही दुआ है, आई होप कि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी भी आए, अगरचे के उसके आसार अभी कम है। बहरहाल ख्वाजा साहब, हमारे शो का जो है ना वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको शेयर करें, कमेंट्स बिल्कुल दें, लेकिन प्लीज सिविल जो है सिविलिटी के साथ दें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। और आप देखिए, इस पे और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपको पसंद आएगा। न्यूज, इकोनॉमी, कल्चर, हर हिस्ट्री, हर चीज आपको यहाँ पे आपकी एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए मिलेगी। इसके साथ ही खुदा हाफिज।